हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग का एक बार फिर आपके अपने चैनल में स्वागत बनता है। दोस्तों आज हम बात करने वाले केमिस्ट्री। जी हाँ, केमिस्ट्री के मैं टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आया हूं दोस्तों, जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं पहले, और दोस्तों इस बार भी आने की पूरी पूरी उम्मीद है, क्योंकि ये केमिस्ट्री के टॉप मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। यदि आप इनको कर लेते हो तो कहीं ना कहीं जो आपकी 4 या 5 नंबर में केमिस्ट्री आनी है वो पूरी पूरी दोस्तों आप लोगों को पूरी की पूरी वही मिलने वाली है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है ना दोस्तों। और यदि आप लोग अभी तक चैनल पर ना हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए दोस्तों, अब हमारे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती प्राथमिक शिक्षक का आज 25 तारीख है, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, लगभग रात के 2:30-3 बज रहे हैं ना दोस्तों, है ना, उस टाइम ये वीडियो शूट हो रहा है। उसके बाद मतलब आज का दिन गया, ये समझिए कि 25 शुरू हो गया, तो 25 और 5-6 दिन और बचे हैं, 7वें दिन आप लोगों का पेपर है। तो दोस्तों रिवीजन पर ध्यान दीजिए आप लोग, रिवीजन खासतौर पर रिवीजन, है ना, रिवीजन अब जितनी हो सके और रिवीजन करते जाएं, और उसके बाद ये टेस्ट लगा जाए दोस्तों। 100% आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है ना दोस्तों। और दोस्तों आप लोगों के लिए एक रिवीजन टेस्ट सीरीज भी है, आप लोगों को पता ही है ना। टेस्ट सीरीज में क्या है, 1 लाइनर फैक्ट लेकर आया हूं मैं, पूरे केमिस्ट्री, पूरे फिजिक्स, पूरे साइंस, सोशल साइंस, भूगोल, जो भी है सारी चीजों के 1 लाइनर क्वेश्चन लेकर आया हूं, है ना। आप चाहे तो उस सीरीज को भी परचेस कर सकते हैं। परचेस करने का तरीका है, मोबाइल नंबर 7828657271 पर मैसेज करना है और आपको सीरीज मिल जाएगी, है ना। जो भी प्रोसेस रहेगी वहां पे बता दिया जाएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। और देखिए इसमें एक छोटी सी फीस भी, कॉस्ट भी रखा है, वो 100 रुपये, है ना। ये पहले ज्यादा था लेकिन अब 100 कर दिया, क्योंकि आप लोग, कई लोग नहीं खरीद पा रहे हैं, है ना, कई लोगों की स्थिति बेकार है ना। तो ये इस से आप लोग बिल्कुल मात्र 100 रुपये में, 100 रुपये में आप देखिए, 100 रुपये का आप राजश्री खा के थूक देते हो, विमल खा के थूक देते हो। इससे अच्छा का 100 रुपये अपने काम में लगाओ दोस्तों, हो सकता है कि इससे सिलेक्शन हो जाए, आपके 15 नंबर बढ़ जाए, यहाँ से 20 नंबर बढ़ जाए, आपके 10 नंबर बढ़ जाए, तो ये आप देख लें, ठीक है ना। अब दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। देखिए सबसे पहली बात, तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी दोस्तों, परमाणु संरचना। परमाणु संरचना मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद हम एक वीडियो और लेकर आएंगे केमिस्ट्री का हाइड्रोकार्बन, जिससे आप लोगों की पूरी केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी। ऐसे ही फिजिक्स का लेकर आने वाले हैं, ठीक है ना। तो पदार्थों को आवेशित कण, जो पदार्थों में आवेशित कण पर आधारित ये पूरे क्वेश्चन है। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। अब देखिए पहला हमारा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। सबसे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, आप लोगों को बताना है। रदरफोर्ड ने, जे थॉमसन ने, मिलिकन ने, या चैडविक ने। तो अब इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो क्या है दोस्तों इसका सही आंसर की बात करें तो जे थॉमसन ने, जे थॉमसन जो हैं उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की, ठीक है ना दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की। भाई अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रोटॉन की खोज किसने की। ये तो आप बिल्कुल ये समझिए कि रटे होना चाहिए। प्रोटॉन की खोज किसने की दोस्तों, तो प्रोटॉन की खोज की बात करते हैं तो किसने की, वो दोस्तों गोल्डस्टीन ने की, रदरफोर्ड ने की, बोर ने की, या फिर थॉमसन ने की। तो आप लोगों को बताना है कि प्रोटॉन की खोज किसने की दोस्तों। तो प्रोटॉन की खोज किसने की दोस्तों, गोल्डस्टीन ने की। किसने की दोस्तों, गोल्डस्टीन ने की, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, न्यूटन की खोज किसने की। देखिए न्यूटन की खोज किसने की, है ना। न्यूटन की खोज की बात आती है तो न्यूटन की खोज किसने की, नंबर 1 चैडविक ने, नंबर 2 थॉमसन ने, नंबर 3 बोर ने, नंबर 4 मिलिकन ने। तो देखिए दोस्तों अब आप लोगों को बताना है कि न्यूटन की खोज किसने की दोस्तों, न्यूटन की खोज की किसने, चैडविक ने की। किसने की दोस्तों, चैडविक ने की, ठीक है ना दोस्तों। किसने की दोस्तों, न्यूटन की खोज किसने की दोस्तों, चैडविक ने की। भाई इसके बाद बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन का आवेश किस प्रयोग से ज्ञात हुआ। देखिए जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है वो किस प्रयोग से ज्ञात हुआ, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। किस प्रयोग से ज्ञात हुआ, नंबर 1 गोल्ड फाइल प्रयोग से, मिलिकन तेल बूंद के प्रयोग से, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा से, या कैथोड रे से। तो आप लोग बताना है कि जो इलेक्ट्रॉन का आवेश किस प्रयोग से ज्ञात हुआ। जो लोग देखिए दोस्तों जो सीरीज पढ़ रहे हैं, है ना, उनको सबको पता होगा कि किससे हुआ। तो इसका आपका सही आंसर देना है, क्या देना दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का आवेश किससे ज्ञात हुआ, या किस प्रयोग से ज्ञात हुआ। तो जल्दी जल्दी आप लोग आंसर बताना, सोचे दिमाग में। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, सही आंसर हम देखते हैं। तो इसका सही आंसर है मिलिकन
तेल के बूंद प्रयोग से, जो मिलिकन तेल है उसके बूंद प्रयोग से क्या हुआ दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का आवेश जो प्रयोग था वो ज्ञात हुआ। ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं, तो दोस्तों सबसे जबरदस्त क्वेश्चन है ये, है ना, इलेक्ट्रॉन का आवेश किस प्रयोग से प्राप्त हुआ, तो मिलिकन तेल बूंद प्रयोग से, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के कितने गुना होता है। देखिए दोस्तों, जो प्रोटॉन का द्रव्यमान बार बार बताया था, जब मैंने बताया था कितने गुना होता है, 1836, 100, 2000। ठीक है ना। तो आपको बताना है कि 100 होता है, 500 होता है, 2000 होता है या 1836। बार बार बोल रहा था कि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना होता है, 1836 गुना, है ना, 1836 गुना होता है। ठीक है ना। वही बात करते हैं परमाणु। देखिए परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान कहां पाया जाता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, जो परमाणु है दोस्तों उसका अधिकांश द्रव्यमान कहां पाया जाता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन में पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन में, नाभिक में, शून्य में या फिर ऊर्जा स्तरों में। तो क्वेश्चन पूछा है परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब भार, क्या होता है दोस्तों, ऐसा होता है परमाणु, ये उसका केंद्र होता है, यहाँ पर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कहाँ करते हैं, यहाँ पर होता है इलेक्ट्रॉन, इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन तो सब, इसका द्रव्यमान तो बहुत कम है ना, माइनस में है, जबकि प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है, प्रोटॉन का द्रव्यमान है 1 के बराबर, हम मान सकते हैं भाई, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी 1 के बराबर मान सकते हैं। ये दोनों प्लस आवेश होते हैं, ये ऋण आवेश होता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम देखते हैं, तो इसका द्रव्यमान क्या होता है, सबसे अधिक होता है उसके केंद्र पर, उसके कहां पर होते हैं, केंद्र मतलब नाभिक पर, है ना। तो प्रोटॉन का, परमाणु का सबसे अधिक द्रव्यमान कहां पाया जाता है दोस्तों, नाभिक में पाया जाता है। कहां पाया जाता है दोस्तों, नाभिक में पाया जाता है। देखिए ये सारी चीजें यदि आप लोग वन लाइनर लगा लेते हैं तो दोस्तों सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि वन लाइनर में मैंने इतने अच्छे से एक एक चीज को निकाल के रखा है दोस्तों, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है दोस्तों, एनसीईआरटी से हट के कुछ भी नहीं है, पूरा एनसीईआरटी को छाप दिया मैंने। ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है। जो इलेक्ट्रॉन है दोस्तों उसका आवेश कितना है ना, प्लस 1.6 गुणे 10 पे घात 19, माइनस 1.6 गुणे 10 पे घात माइनस 10 पे घात 19, शून्य प्लस 9.1 गुणे 10 पे घात माइनस 31। तो अब आप लोगों को बताना है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है। दोस्तों जब मैंने पढ़ाया था तो चिल्ला चिल्ला के आप लोगों को बताया था, है ना। और देखिए उस नोट्स की खास बात क्या है, खास बात यह है कि पूरे एनसीईआरटी के फैक्ट है दोस्तों, और पूरे फैक्ट मुश्किल से 3 से 4 दिन में आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। मुश्किल से 3-4 दिन लग जाए तो बहुत बड़ी बात है। यदि आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे दोस्तों, 5-5, 6 घंटे रोज दे रहे हो, तो 3 से 4 दिन में, 2 से 3 दिन में आपके पूरे फैक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, जिसमें आपकी साइंस पूरी कंप्लीट हो जाएगी, सोशल साइंस पूरी कंप्लीट हो जाएगी, मैथ्स भी लगभग मेन फैक्ट फार्मूले जो भी हैं सब कंप्लीट हो जाएंगे। सिर्फ प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ेगी। और बाकी जो आपका सब्जेक्ट हिंदी है, हिंदी भी कंप्लीट हो जाएगा। इंग्लिश के लिए, इंग्लिश में भी दिया है, लेकिन इंग्लिश के लिए आपको थोड़ा सा ग्रामर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये चीज है। अब क्वेश्चन पे आते हैं हम, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है। तो देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का जब बताया था कि इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक होता है, कितना होता है, ऋणात्मक होता है, माइनस 1.6 गुणे 10 पे घात माइनस 19। वही बात करें हम प्रोटॉन की, देखिए प्रोटॉन का आवेश कितना रहता है, 1 प्लस में 1.6 गुणे 10 पे घात माइनस 19, है ना। तो न्यूट्रॉन पे कोई आवेश होता नहीं है, क्योंकि दूसरा आवेश होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। न्यूट्रॉन का आवेश होता है, देखिए जो न्यूट्रॉन का आवेश पूछ लिया उनने, है ना। देखिए न्यूट्रॉन का आवेश पूछा है ना। तो न्यूट्रॉन का आवेश नंबर 1 में दिया है +1, और नंबर 2 -1, और सी में दिया है 0, और डी में दिया है परिवर्तित। देखिए हमने देखा है कि प्रोटॉन, देखिए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, यदि हम इनके आवेशों की बात करें दोस्तों, तो आवेश जो किसका रहता है दोस्तों, इसका जो आवेश रहता है वो क्या रहता है, 0 रहता है, 0 रहता है। क्योंकि इन पे देखिए प्रोटॉन पे रहता है प्लस में आवेश, इसमें होता है माइनस में आवेश, है ना। और न्यूट्रॉन पर अनावेशित होता है, इस पे कोई आवेश नहीं होता। ठीक है ना। अब बात आते हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल। देखिए थॉमसन के परमाणु मॉडल से अब क्वेश्चन आने वाले हैं, आप लोग बिल्कुल तैयार रहे। थॉमसन का, देखिए थॉमसन का परमाणु, थॉमसन का मॉडल किस नाम से जाना जाता है। देखिए मोस्ट आईएमपी जो थॉमसन का मॉडल है वो किस नाम से जाना जाता है, आप लोग को बताना है।
तरबूज मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, बिस्कुट मॉडल या फिर आइसक्रीम मॉडल। तो देखिए दोस्तों, बार बार चिल्ला चिल्ला के आप लोगों को बताया था कि जो थॉमसन का मॉडल है वो किसके नाम से जाना जाता है, प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल। ये सारे क्वेश्चन आपके वन लाइनर में कंप्लीट हो गए थे दोस्तों। हाँ, जो मोस्ट आईएमपी यहाँ है वो भी मोस्ट आईएमपी है वन लाइनर में, टेस्ट सीरीज में, सॉरी रिवीजन सीरीज में, ठीक है ना। अब उसके बाद बात करते हैं थॉमसन के मॉडल में परमाणु की तुलना किससे की गई। देखिए जो थॉमसन का मॉडल है उसमें परमाणु की तुलना किससे की, संतरा से, है ना, द्राक्ष पुडिंग से, आम से, सेब से, है ना। तो जो थॉमसन का परमाणु मॉडल था दोस्तों उसमें किससे तुलना की गई थी, द्राक्ष पुडिंग से। देखिए परमाणु पुडिंग वाला, देखिए प्लम पुडिंग मतलब द्राक्ष पुडिंग से इसकी तुलना, द्राक्ष पुडिंग से इसकी तुलना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु मॉडल की असफलता का कारण था। देखिए जो परमाणु था, थॉमसन का परमाणु था, उसकी असफलता का प्रमुख कारण क्या था, इलेक्ट्रॉनों की स्थिरता नहीं समझा सका, ठीक है ना, नाभिक का अस्तित्व नहीं बताया, ठीक है ना, स्पेक्ट्रा की व्याख्या नहीं कर पाया, उपरोक्त सभी। यदि हम बात करें, देखिए जो थॉमसन का मॉडल था दोस्तों, तो उसकी बताना है आप लोगों की क्या इसकी मुख्य क्या इसकी असफलता का कारण था दोस्तों। तो देखिए उसमें सब चीज थी, इलेक्ट्रॉनों की स्थिति का भी नहीं, स्थिति नहीं समझा सका, मतलब इलेक्ट्रॉन की स्थिति नहीं समझा सका, ठीक है ना, नाभिक का अस्तित्व भी नहीं बताया, ठीक है ना, वही स्पेक्ट्रा की व्याख्या भी नहीं की। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है ना। और एक चीज और ध्यान रखना है दोस्तों, यदि पेपर में उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन आ जाए तो उसको थोड़ा ध्यान से देख लेना, क्योंकि लगभग 80 और 90% चांस में उपरोक्त सही होता है, ठीक है ना। यदि आपको क्लियर आंसर पता है कि हाँ इसका ये है तो ही लगाना, बाकी यदि उपयोग सही मिल जाए तो आप उपयोग सभी में टिक कर सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12, रदरफोर्ड ने कौन सा प्रयोग किया। देखिए जो रदरफोर्ड है उसने कौन सा प्रयोग किया, तेल बूंद, स्वर्ण पन्नी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा या एक्सरे। तो जल्दी जल्दी आप लोगों को आंसर देना है, जो रदरफोर्ड थे उनने कौन सा प्रयोग किया। तो कौन सा प्रयोग किया दोस्तों, स्वर्ण पन्नी। क्या किया था उनने, एक स्वर्ण पन्नी पर, देखिए एक स्वर्ण पन्नी इस तरीके की मान लो एक पन्नी थी, है ना, स्वर्ण की पन्नी थी, उस पर अल्फा किरणों से यहाँ पर बमबारी की, है ना, अल्फा किरणों से बमबारी की। तो बहुत सारी किरणें, देखिए ये मान लो एक स्वर्ण पन्नी है और बहुत सारी किरणें यहाँ से डाली गई इस तरीके की, है ना। तो क्या हुआ, जो किरणें थी, किरणें क्या हुई कि किरणें यहाँ पर उन्होंने माना कि कोई केंद्र है, यहाँ पर कोई क्या केंद्र है, तो कुछ किरणें जिस मार्ग से गई थी, देखिए कुछ किरणें जो यहाँ टकराई वो ऐसी चली गई, इस तरीके से यहाँ चली गई, और एक किरण जो बीच वाली थी, जो ये वाली, वो क्या हुई, मतलब गई भी इसी रास्ते और लौट भी इसी रास्ते गई, है ना, और किरणें इस तरीके से ये बाहर निकल गई, कुछ किरणें सीधी चली गई ऐसी ऐसी, ठीक है। तो इससे सिद्ध ये हुआ कि जो परमाणु जो पदार्थ रहता, तो पदार्थ में जो परमाणु में जो वो रहता, नाभिक रहता, वो छोटा सा रहता है ना, क्योंकि क्यों होता है, क्योंकि देखिए कुछ किरणें सीधी चली गई, है ना, देखिए कुछ किरणें क्या चली गई, सीधी चली गई। इससे क्या सिद्ध होता है कि परमाणु का अधिकांश भाग दोस्तों खाली है ना, इस तरीके से खाली है ना। कुछ किरणें क्या हो गई, इससे टकराकर अपने मार्ग से विचलित हो गई, मतलब थोड़ी सी कट गई। इससे यह सिद्ध होता है कि कुछ ना कुछ तो है यहाँ बीच में, है ना। और कुछ किरणें गई जो बहुत कम किरणें जो उससे टकराई और उसी मार्ग में लौटाई, उससे यह सिद्ध हो गया कि दोस्तों जो परमाणु रहता है उसके बीच में एक नाभिक रहता है ना, नाभिक रहता, छोटा सा नाभिक रहता है ना। तो ये सिद्ध कब किस पे किया था दोस्तों, रदरफोर्ड के अनुसार क्या है, कहां पर, हाँ ये स्वर्ण पन्नी, ठीक है ना। तो याद ध्यान रखना, रदरफोर्ड के प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण किस दिशा में गए, जो अधिकांश अल्फा कण गए वो दोस्तों कहां गए, सीधे निकल गए, कहां निकल गए दोस्तों, सीधे निकल गए, या फिर परावर्तित हो गए, 80 डिग्री 90 डिग्री पर मुड़ गए, या फिर रुक गए। तो दोस्तों इसका सही आंसर आप लोगों को देना है कि अधिकांश कहां निकल गए थे दोस्तों, सीधे निकल गए। इससे यह सिद्ध होता है दोस्तों कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है, ठीक है ना दोस्तों। रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु का धनात्मक आवेश कहां केंद्रित है, जो परमाणु का धनात्मक आवेश है कहां केंद्रित है, इलेक्ट्रॉन बादल पर, इलेक्ट्रॉन बादल में, नाभिक में, पूरे गोले में, या फिर कहीं नहीं। तो यदि हम बात करें तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को आंसर दे रहा है 14वें क्वेश्चन का आंसर। तो 14वें क्वेश्चन का आंसर क्या है दोस्तों, परमाणु के अनुसार जो उसका धनात्मक आवेश कहाँ है, नाभिक में है, नाभिक में है, रदरफोर्ड के अनुसार। देखिए रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु का जो धनात्मक आवेश कहाँ है दोस्तों, नाभिक में है, ये आप लोग को ध्यान रखना है।
रदरफोर्ड का मॉडल असफल क्यों हुआ? देखिए रदरफोर्ड का मॉडल क्यों असफल हुआ, तो ये भी हमें बताना पड़ेगा कि यदि रदरफोर्ड का मॉडल असफल हुआ तो क्यों हुआ। इलेक्ट्रॉनों की गति का कारण नहीं बताया। जो इलेक्ट्रॉन, उसने ये तो कहा कि इसके जो परमाणु रहता है उसके नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये नहीं बता पाया कि दोस्तों क्या है इलेक्ट्रॉन की गति, है ना, गति का कारण क्या है, किस कारण से इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते हैं। स्पेक्ट्रा नहीं समझा पाया, और ये भी स्पेक्ट्रा नहीं समझा पाए, है ना। परमाणु अस्थिर सिद्ध हुआ, है ना, परमाणु कैसा हुआ, अस्थिर सिद्ध हुआ, है ना, अस्थिर सिद्ध हुआ। उपरोक्त सभी क्या है आंसर दोस्तों, तो यदि हम इसके आंसर की बात करते हैं तो उपरोक्त सभी, ये सारी चीजें ही नहीं बता सकी, यही उसके परमाणु का सफलता का कारण था, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं हम, नाभिक की खोज किसने की। देखिए नाभिक की खोज, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, नाभिक की खोज किसने की, तो ये आप लोगों को बताना है। देखिए बोर ने, रदरफोर्ड ने, थॉमसन ने या फिर चैडविक ने, तो किसने की दोस्तों। अब भी हाल अपने जो स्वर्ण पन्नी वाला उदाहरण दिया था तो वो किसने किया, रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने क्या कहा कि जो सोने की पन्नी पर जब अल्फा किरणों की बमबारी की तो अधिकांश किरणें सीधी चली गई, है ना, कुछ किरणें अपने मार्ग से विचलित हो गई और एक किरण सीधी गई और उसी मार्ग में लौट आई। उससे यह सिद्ध होता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है ना, उसमें एक मध्य में एक नाभिक होता है ना दोस्तों। जो नाभिक होता है वो धनाभिषिक्त होता है, ठीक है ना दोस्तों। नाभिक कैसा होता है, धनाभिषिक्त होता है। तो रदरफोर्ड ने आपके किसकी नाभिक की खोज की, ठीक है ना। अब आते हैं बोर मॉडल पर। बोर ने अपना मॉडल किसके आधार पर प्रस्तुत किया, जो बोर थे उसने अपना मॉडल किसके आधार पर प्रस्तुत किया, हीलियम के, हाइड्रोजन के, सोडियम के या नियोन के। मोस्ट आईएमपी है, जो बोर है उनने अपना परमाणु मॉडल किसके आधार पर प्रस्तुत किया, तो आप लोगों को आंसर देना है। बोर ने अपना मॉडल हाइड्रोजन के आधार पर प्रस्तुत किया। किसके आधार पर किया दोस्तों, हाइड्रोजन के आधार पर प्रस्तुत किया, ध्यान रख लेना। बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन किस प्रकार की कक्षाओं में रहते हैं। देखिए जो बोर ने कहा उनके अनुसार इलेक्ट्रॉन किस प्रकार की कक्षाओं में रहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन स्थायी, अस्थायी, दीर्घवृत्ताकार या अनिश्चित। तो देखिए दोस्तों आप लोगों को बताना है बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन किस प्रकार की कक्षा में रहते हैं, तो आप लोग जल्दी जल्दी बताए हैं किस कक्षा में रहते हैं। तो देखिए बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में रहते हैं, स्थायी कक्षाओं में रहते हैं। किस में रहते हैं दोस्तों, स्थायी कक्षाओं में रहते हैं। बोर ने कहा था कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन, है ना, अपनी एक निश्चित कक्षा में रहता है ना, एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है, स्थायी कक्षा में घूमता है, चक्कर लगाता है। बोर मॉडल किस नियम पर आधारित था। देखिए जो बोर मॉडल था किस नियम पर आधारित था, आप लोगों को बताना है ना। क्वांटाइजेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, है ना, उष्मा गति का नियम, न्यूटन का नियम या गैस विनिमय। तो आपको बताना है कि जो बोर का मॉडल था वो किस नियम पर आधारित था। तो देखिए जो बोर का मॉडल था वो क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मूवमेंट। देखिए मोस्ट आईएमपी है। देखिए नए नए शब्द आ रहे हैं, ये चीजें आप लोग नोट करते जाए या रट ले, जो भी है ना। क्वांटाइजेशन ऑफ द रेगुलर मोमेंटम पर आधारित था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। बोर मॉडल किसके स्पेक्ट्रा की व्याख्या कर पाया। जो बोर मॉडल था किसके स्पेक्ट्रा की व्याख्या कर पाया। देखिए हाइड्रोजन की, हीलियम की, ऑक्सीजन की, सभी की। तो देखिए जो बोर का मॉडल था वो किसकी स्पेक्ट्रा की व्याख्या कर पाया। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दें, किसकी कर पाया, है ना। तो आंसर है क्या, हाइड्रोजन। देखिए जो बोर का मॉडल था उसने जो बोर थे, नील्स बोर ने, है ना, हाइड्रोजन को, मतलब जिनका परमाणु क्रमांक 1 हो उन्हीं को आधार मानकर ये क्या की थी, इस पे रिसर्च की थी, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है ना, बोर के मॉडल किसके स्पेक्ट्रा की व्याख्या कर पाया, हाइड्रोजन की, ठीक है ना। बोर मॉडल असफल क्यों हुआ। जो बोर मॉडल है असफल क्यों हुआ, ये हमें कारण देना है। हाइड्रोजन से भारी तत्वों की व्याख्या नहीं कर पाया, है ना, कक्षा की आकृति नहीं बताई, क्वांटम मैकेनिक्स की अवहेलना और उपरोक्त सभी। तो हम आंसर की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए इनका भी पूरा उपरोक्त सही है, क्योंकि हाइड्रोजन के भारी तत्वों की व्याख्या नहीं कर पाया ये, है ना, कक्षा की आकृति नहीं बता पाई, और जो क्वांटम रहता है मैकेनिक्स की अवहेलना, जो क्वांटम मैकेनिक्स की अवहेलना की, है ना, ये बोर का असफलता का प्रमुख कारण रहा, ठीक है ना। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन वितरण। देखिए इलेक्ट्रॉन वितरण से आप क्वेश्चन लेने वाले हम, तो इलेक्ट्रॉन वितरण से देखिए यहां पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन 22 की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस सिद्धांत से होता है। जो देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का जो वितरण रहता है दोस्तों, किस सिद्धांत से होता है, ये आप लोगों को बताना है ना। नंबर बोरबरी के नियम से, पाउली के सिद्धांत से, हुंड के नियम से, सभी, है ना। तो आप लोगों को बताना जो इलेक्ट्रॉन का वितरण जो किसके सिद्धांत से होता है दोस्तों, पाउली के सिद्धांत से। क्या होता है, पाउली के सिद्धांत से। जो पाउली ने एक सिद्धांत दिया था उसके आधार पर ही इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है। उसने कहा था कि प्रत्येक कक्षा में, देखिए प्रत्येक तत्व के जो परमाणु इलेक्ट्रॉन रहता है प्रत्येक कक्षा में जाएगा, है ना, और तभी वो जाएगा, मतलब प्रत्येक युग्मित कक्षा में जाएगा, मतलब पहली जो कक्षाएं रहती हैं उनमें सभी में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। ऐसा मान लो इसके पास 6 है तो पहले इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा। जब एक्स्ट्रा बचेगा है तो ही ये युग्मित होंगे, मतलब युग्मित मतलब युग्म बनाएंगे, नहीं तो सभी कक्षाओं में पहले बराबर की संख्या में ये जाएगा, ठीक है ना। अब 2n² किसके लिए है, देखिए 2n² किसके लिए है ना। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, द्रव्यमान, संयोजकता, नाभिकीय आवेश, ठीक है ना। तो आप लोगों को बताना 2n², देखिए वो बार बार चिल्ला चिल्ला के बताया था कि 2n² किसके लिए है, किसके लिए दोस्तों, 2n² है ये संयोजकता के लिए, संयोजकता के लिए 2n² है। किसके लिए दोस्तों, संयोजकता के लिए। उसमें हमें बताना है कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है ना। इससे हम क्या बताते हैं कि कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो कक्षा 1, मतलब हम कक्षा 1 की बात करें तो कक्षा 1 में कौन से कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो अब n बराबर कितना रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा, है ना। दूसरी कक्षा में कितने आ सकते हैं वो रखना पड़ेगा, तीसरी कक्षा में कितने आते हैं तो वो रखना पड़ेगा, है ना। तो ये फॉर्मूला किसके लिए है, संयोजकता ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 की यदि हम बात करते हैं तो देखिए तीसरी कक्षा M में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन आ गया, तीसरी कक्षा M में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। देखिए अब भी हमने फार्मूला देखा था, है ना, क्या था, 2n²। अब हमें किसकी बात करना है, 3 की बात करना है। तो तीसरी कक्षा M की बात करना है तो 3 रख देंगे यहाँ पर मान, तो 2 गुणित n की जगह कितना रखेंगे, 3, 3 पर घात 2, इस पर घात 2 लगी है तो 2 गुणित इसको 3 को 2 बार लिख देंगे, 3 तिरका 9, 9 दूनी 18, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे दोस्तों, 18, ये आपका आंसर है। तो आप लोगों को देखिए ये फार्मूला रट लेना है ना, जो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए इस फार्मूले का उपयोग किया था। अब यहाँ से हम देखिए यहाँ से बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि देखिए जब 18 आया दोस्तों, तो 18 देखिए पहली कक्षा में 2 जाते हैं, फिर 8 जाते हैं, फिर 8 जाते हैं, तो ऐसे करके आप लोग देखिए 2, 8, 8, है ना। तो इस तरीके से हम इनकी संयोजकता की बात करते हैं तो इसकी संयोजकता 0 होगी, इसकी संयोजकता 0 होगी क्योंकि इसका अष्टक पूरा हो गया दोस्तों, ना तो ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा और ना ही किसी को देगा, ठीक है ना। उसके बाद है परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। देखिए अब भी हाल बात करी है कि जो परमाणु है उसकी बाहरी कक्षा में, देखिए प्रत्येक परमाणु अपना अष्टक पूरा करना चाहता, मतलब जो आखिरी कक्षा है ना, उसमें 8 परमाणु इकट्ठे करना चाहता है। तो इसका सीधा सीधा आंसर है कि सब 8 इलेक्ट्रॉन मतलब अपना अष्टक पूरा करना चाहते हैं। तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे दोस्तों, इसकी बाहरी कक्षा की बात करें तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है ना। सोडियम Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये है मोस्ट IMP सोडियम। अब देखिए सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोगों को बताना है। देखिए 2, 8, 1 है, 2, 6, 2 है, 2, 8, 2 है और 2, 4, 2 है। अब सबसे पहले आप लोग जल्दी से सोचिए और इसका आंसर दीजिए क्या होगा। आप लोगों से कहा था कि इनका आप लोग परमाणु क्रमांक याद रख ले। देखिए परमाणु क्रमांक याद रखें। अब देखिए सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों, सोडियम जो रहता है उसका परमाणु क्रमांक रहता है 11। क्या क्या रहता है दोस्तों, 11 रहता है। अब देखिए अब इन्हें लेना है हमें, तो पहली कक्षा में कितने आते हैं दोस्तों, 2, है ना। दूसरी कक्षा में आते हैं 8, ठीक है ना। अब कितना बचा शेष, तो 1 बचा, तो 1 तीसरी कक्षा में जाएगा। देखिए नियम वही का, वो पहली कक्षा में 2 आएंगे, फिर 8 आएंगे, फिर अगली कक्षा में 8 आएंगे, ठीक है ना। ऐसे करके ये प्रक्रिया चलती है, ठीक है ना। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि 2, 8 का देखिए पहली कक्षा में 2 आ गए, फिर 8 आ गए, फिर अगली कक्षा में
अधिकतम 8 आ सकते हैं, है ना, जबकि बचा कितना 1 है। यदि हम संयोजकता की बात करें तो देखिए सोडियम की संयोजकता कितनी है दोस्तों, सोडियम की संयोजकता की बात करें तो ये सोडियम की संयोजकता प्लस का 1 है। कितनी है दोस्तों, प्लस का 1, मतलब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को भी दे देगा, है ना, और अपना स्टॉक पूर्ण मान कर लेगा। तो आंसर क्या है आपका 2 8 1, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। संयोजकता किस पर निर्भर करती है, देखिए संयोजकता किस पर निर्भर करती है ये आप लोगों को बताना है ना। संयोजकता नाभिक पर, बाह्य कक्षा पर, प्रोटॉन पर, सभी पर। तो देखिए जो संयोजकता है, संयोजकता किस पर निर्भर करती है, तो ये आप लोगों को बताना है कि संयोजकता किस पर निर्भर करती है। तो देखिए दोस्तों संयोजकता बात होती है कि बाह्य कक्षा पर, किस पर करती है, बाह्य कक्षा पर। देखिए आपकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखिए मैं बात करूं, देखिए यदि इनकी बाहरी कक्षा में कितने हैं, मान लो इनकी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, यदि 5 इलेक्ट्रॉन है तो इनकी यदि संयोजकता की बात करेंगे तो -3 होगी। किसी भी तत्व के यदि बाह्य कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है तो -3 क्या होगा, जब 5 हैं तो दोस्तों 3 ये ग्रहण करना चाहेगा, है ना। यदि मान लो इनकी बाह्य कक्षा में मान लो 3 इलेक्ट्रॉन है तो इनकी संयोजकता कितनी होगी, +5 होगी, मतलब ये अपने 5 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे सकती हैं, है ना। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो बाह्य कक्षा में रहता है उसके आधार पर ही क्या होता है, संयोजकता निर्भर करती है कि किसकी संयोजकता कितनी है। अब बात आता है परमाणु संख्या। देखिए परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या, ठीक है ना। परमाणु संख्या किसके बराबर होती है, जो परमाणु संख्या रहती है हमारी किसके बराबर रहती है, तो ये आप लोग बताना है, प्रोटॉन संख्या, है ना, न्यूट्रॉन संख्या, द्रव्यमान संख्या या इलेक्ट्रॉन संख्या। तो देखिए जो परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या किसके बराबर होती है किसी परमाणु में, मतलब यदि हम बात करें परमाणु संख्या तो किसके बराबर होता है, आप लोग को ध्यान रखना है। तो परमाणु संख्या रहती है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर रहती है। देखिए प्रोटॉन जो, देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये क्या है, परमाणु है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगा रहा है ये, है ना, जबकि प्रोटॉन अंदर बैठा है ना, इस पर होता है प्लस आवेश, है ना, वहीं प्लस का आवेश, वहीं न्यूट्रॉन रहता है तो ये रहता है अनावेश, इस पे होता है माइनस आवेश। अब बात होती है कि देखिए परमाणु संख्या, जो परमाणु की संख्या, क्योंकि देखिए दोस्तों ये तो अनावेशित होता है तो प्रोटॉन की संख्या पर निर्भर करता है, या किस पर निर्भर करता है, प्रोटॉन की संख्या पर निर्भर करता है, ध्यान रखना ना। द्रव्यमान संख्या क्या होती है, देखिए द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, द्रव्यमान का मतलब भार, ये परमाणु है ये द्रव्यमान है, इसका अंदर वाला जो भार है ना, भार किस पर निर्भर करेगा। तो देखिए नंबर 1 है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, केवल प्रोटॉन केवल न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन माइनस प्रोटॉन। तो देखिए यदि हम देखें यहाँ पर आप लोगों को बताना है, सबसे पहले इसका आंसर बता दीजिए, फिर उसके बाद हम बात करते हैं क्या रहेगा इसका आंसर। तो आप लोगों ने सोच लिया होगा, है ना, इसका आंसर ए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। देखिए द्रव्यमान संख्या मतलब भार, इसका भार जो अंदर चीजें उनसे ही मिलकर बना है, तो एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है, इन दोनों के भार की संख्या पर ही इसका द्रव्यमान मतलब वजन की बात की जाती है। तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ऑक्सीजन O की परमाणु संख्या क्या है, जो ऑक्सीजन O है उसकी परमाणु संख्या क्या है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है 6 है, 7 है, 8 है या फिर 9 है। तो आप लोगों को बताना है, मैंने कहा था कि आप लोग 1 से लेकर 20 तक के परमाणु क्रमांक याद कर लें, यदि परमाणु क्रमांक याद जिसको होंगे वो इजीली तरीके से बता देगा। तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 2 होती है। यदि पूछ ले कि इसकी संयोजकता कितनी होती है, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, तो आप लोग बता दे, देखिए पहली कक्षा में 2 चले गए, दूसरी कक्षा में 8 जाने हैं, लेकिन दोस्तों हैं कितने इसके पास तो 6 ही बचे। तो इसकी संयोजकता की बात करें तो फिर ये क्या करेगा, अपन 2 इलेक्ट्रॉन किसी से मांगेगा, उधार मांगने को क्या कहते हैं, जो उधार लेता है वो होता है माइनस। तो इसकी संयोजकता कितनी है, -2 इलेक्ट्रॉन है। कितनी संयोजकता दोस्तों, -2 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन की, ध्यान रख लेना। हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या कितनी है, जो हाइड्रोजन है दोस्तों, हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या आपको बताना है। तो देखिए हाइड्रोजन संख्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ये देखिए डायरेक्ट आप लोगों को ये रटने वाले क्वेश्चन है, जो रटे होना चाहिए। क्यों रटने वाले, इनकी परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या आप लोगों को सारी एक चार्ट है उससे आप लोग याद कर सकते हैं। तो भाई हाइड्रोजन का हम द्रव्यमान संख्या की बात करें तो 1 होती है। क्या होती है दोस्तों, हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या 1 होती है।
समस्थानिक क्या है, जो समस्थानिक मतलब समान स्थानिक वाले क्या है। तो देखिए जिनका परमाणु, किसी समस्थानिक की मैं परिभाषा बता दूं, जिसका परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो और परमाणु क्रमांक समान है वो समस्थानिक कहलाती है। एक बार ऐसे कब बोले कि जिसका परमाणु क्रमांक समान एवं परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो तो वो समस्थानिक कहलाते हैं, ठीक है ना। तो समान Z भिन्न A है ना, समान Z भिन्न A, वही बात करते हैं समान A भिन्न Z है ना, समान इलेक्ट्रॉन और समान न्यूट्रॉन। तो देखिए तो हम बात करते हैं कि अब आप लोगों को बताना है कि समस्थानिक क्या है दोस्तों। तो इसके 32वें का आंसर देना आपको। देखिए समान A है ना, इसका परमाणु क्रमांक समान हो है ना, और A रहता है द्रव्यमान, जिसकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, समस्थानिक कहलाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग ये ध्यान रख ले, ठीक है ना। समभारिक क्या है, अब समभारिक की बात आ गई तो देखिए समभारिक आ गई तो Z समान हो है ना, समान A हो है ना, समान E हो और समान N हो। अब देखिए ये आपका क्या हो गया, परमाणु क्रमांक हो गया, ठीक है ना। ये आपका परमाणु द्रव्यमान मतलब समान क्या होना चाहिए, ए समान होना चाहिए, ऑप्शन बी है ना, क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन बी। तो आप लोग ध्यान रख लें, ठीक है ना, ये चीज याद रख लें। तो जो जेड रहता है वो परमाणु क्रमांक रहता है, परमाणु, देखिए परमाणु क्रमांक है ना, और जो ए रहता है वो रहता है द्रव्यमान। क्या होता है दोस्तों, द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान। तो ये आज चीजें आप लोगों को याद होना चाहिए, तभी आप लोग यहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे। और दोस्तों ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये मोस्ट आईएमपी हैं, अपने आप में याद रखना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है ड्यूटीरियम और ट्रिटिनियम किसके उदाहरण है, मोस्ट आईएमपी है, समस्थानिक के, समभारिक के, समयाबी के, इनमें से कोई नहीं। तो ड्यूटीरियम ट्रिटिनियम किसके उदाहरण है दोस्तों, तो ये आप लोगों को आंसर देना है। तो दोस्तों ये है समस्थानिक के, किसके उदाहरण, समस्थानिक। और ये किसके समस्थानिक हैं है ना, ये बताना हमें, ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है। किसके दोस्तों, हाइड्रोजन के समस्थानिक है। स्पेक्ट्रा और एवं श्रेणी, अब स्पेक्ट्रा और श्रेणी से क्वेश्चन आने वाले हैं है ना। हाइड्रोजन पर परमाणु की लाइमेन, देखिए हाइड्रोजन परमाणु की लाइमेन श्रृंखला किस क्षेत्र में होती है। तो आप लोगों को बताना है जो हाइड्रोजन परमाणु की लाइमेन श्रृंखला किस क्षेत्र में होती है, पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त या फिर माइक्रोवेव। तो आप लोगों को बताना है जो हाइड्रोजन की लाइनमैन श्रृंखला, जो लाइनमैन श्रृंखला रहती है दोस्तों वो किस उसमें रहती है। तो आप लोगों को आंसर देना है क्या किस में रहती है दोस्तों, पराबैंगनी। देखिए सारे क्वेश्चन बिल्कुल बहुत शानदार तरीके से वन लाइनर में, यदि आप वन लाइनर कंप्लीट कर लेते हैं, 100-200 क्वेश्चन है तो ये ऐसे जितने क्वेश्चन है सारे बन जाएंगे। आप लोगों से एक क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा है ना, तो वो रिवीजन जो सीरीज है आप उसको बिल्कुल ले है ना। अब तो उसके रेट भी कम होगा, 150 रुपए में आप लोग गुटखा खा के थूक देते हो है ना, उससे अच्छा कि यदि मान लो 5 नंबर हमारे बढ़ जाते हैं तो बहुत कुछ होगा। वही बात करते हैं बल्मर श्रृंखला किस क्षेत्र में आती है, जो बल्मर श्रृंखला है किस क्षेत्र में आती है, पराबैंगनी में। देखिए पराबैंगनी में, दृश्य में, अवरक्त में या एक्सरे में है ना। तो आप लोगों को बताना है कि जो बल्मर श्रृंखला है किसमें आती है दोस्तों, बल्मर श्रृंखला की बात करें तो बल्मर श्रृंखला आती है दृश्य में। किसमें आती है, दृश्य में आती है। पास्चेन श्रृंखला किस क्षेत्र में होती है, जो पास्चेन श्रृंखला है दोस्तों, पास्चेन जो श्रृंखला है वो किस क्षेत्र में होती है, ये आप लोगों को बताना है। पास्चेन श्रृंखला किस क्षेत्र में होती है, तो पास्चेन श्रृंखला अवरक्त में, दृश्य में, पराबैंगनी, रेडियो में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी बताइए। पास्चेन श्रृंखला किस क्षेत्र में होती है, तो अवरक्त में होती है ना। ब्रैकेट श्रृंखला किस क्षेत्र में होती है, जो ब्रैकेट श्रृंखला होती है वो किस क्षेत्र में होती है, देखिए अवरक्त, बैंगनी, दृश्य और गामा। तो ये सारे क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है दोस्तों, इनको आपको ध्यान रखना है। तो जल्दी जल्दी दिमाग में लगाइए क्या है इसका आंसर, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर है अवरक्त, अवरक्त में होती है। ब्रैकेट जो श्रृंखला रहती है वो अवरक्त में होती है। उसके बाद बात करते हैं अगला, देखिए पकुंड श्रृंखला किस क्षेत्र में आती है, देखिए अवरक्त, बैंगनी, दृश्य और माइक्रोवेव। जो पकुंड श्रृंखला है किस क्षेत्र में आती है, तो जल्दी जल्दी आप लोग अपने आंसर लगाइए। तो किस में आती है दोस्तों, आती है आपकी अवरक्त, अवरक्त में आती है पकुंड श्रृंखला, अवरक्त में आती है पकुंड श्रृंखला। अब देखिए क्वांटम यांत्रिक मॉडल, देखिए क्वांटम यांत्रिक मॉडल पर हमारे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो हम क्वांटम यांत्रिक पे करेंगे दोस्तों है ना। क्वांटम यांत्रिकी मॉडल
किसने दिया? देखिए जो क्वांटम का यांत्रिक मॉडल किसने दिया दोस्तों? श्रोडिंगर ने दिया, हाइजेनबर्ग ने दिया, डे वॉयड ने दिया या ड्रेक ने दिया। तो ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाए थे कि भैया ये कौन कौन से किसने क्या दिए हैं। तो जो क्वांटम मानदंड है वो किसने दिया दोस्तों? श्रोडिंगर ने दिया था, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति किसने बताई? जो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति किसने बताई, है ना? डे ब्राय ने बताई, हाइजेनबर्ग ने बताई, श्रोडिंगर ने बताई या बोर ने बताई। तो जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दीजिए फटाफट। तो इसका सही आंसर क्या है? इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति किसने बताई? जल्दी जल्दी आंसर दें। तो दोस्तों क्या है इसका आंसर? देखिए इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति किसने बताई? तो डे ब्रॉय, देखिए डे ब्रॉय या फिर डी ब्रॉगली, है ना, डे ब्रॉय या डी ब्रॉगली, ठीक है ना, इनने इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति बताई। इलेक्ट्रॉन की अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया? जो इलेक्ट्रॉन की अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? है ना, हाइजेनबर्ग ने, श्रोडिंगर ने, डी ब्रॉगली, देखिए डी ब्रॉगली, डे ब्रॉय, है ना, ये एक ही है ना, ड्रेक ने। तो आप लोगों को याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन की अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया? तो जल्दी जल्दी आप लोग बताएं। तो ये किसने दिया दोस्तों? ये हाइजेनबर्ग ने दिया, ठीक है ना, हाइजेनबर्ग ने दिया। पाउली का अपवर्तन सिद्धांत किससे संबंधित है? जो पाउली का अपवर्जन सिद्धांत किससे संबंधित है? इलेक्ट्रॉन विन्यास, है ना, द्रव्यमान, स्पेक्ट्रा, नाभिक। ये आप लोगों को बताना, जल्दी जल्दी बताइए कि इसका सिद्धांत क्या है। इसका सिद्धांत क्या? पाउली का अपवर्जन सिद्धांत किस संबंधित है? इलेक्ट्रॉन विन्यास पर आधारित है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन विन्यास पर आधारित है। वही बात करते हैं हंड या हुंड, है ना, का नियम किससे संबंधित है? जो हुंड का नियम है किससे संबंधित है? इलेक्ट्रॉन का युग्मन, है ना, स्पेक्ट्रा, द्रव्यमान या प्रोटॉन। तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन हुंड का नियम किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? क्या है? इलेक्ट्रॉन का युग्मन, स्पेक्ट्रा, द्रव्यमान या फिर प्रोटॉन। जल्दी जल्दी आप लोग अपने आंसर दीजिए। तो हुंड का किससे संबंधित है दोस्तों? हुंड की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन हुंड ने कहा था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब तक युग्मित नहीं होता कि जब तक कि उसकी संपूर्ण कक्षा में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन ना पहुंच जाए, ठीक है ना। अब उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 45। एस कक्षा का आकार होता है, जो एस कक्षा रहती है वो तो कैसे रहती है दोस्तों? गोलाकार रहती है, डंबलाकार रहता है, डबल डंबलाकार या गोल डंबल। तो दोस्तों एस कक्षा का आप लोगों को बताना है। ये मैंने कहा था कि जब याद करोगे वन लाइनर में उस टाइम भी बताया था कि ये कैसी रहती है दोस्तों? ये रहती है गोलाकार, है ना। वहीं एस पी की बात करें तो देखिए दोस्तों पी होती है डंबलाकार और एस देखिए कितनी कक्षाएं होती हैं? एक होती है एस, एक होती है पी, एक होती है डी, एक होती है एफ, है ना। सबकी संरचना पूछी जाती है। देखिए एस की संरचना कैसी रहती है? गोलाकार, पी की संरचना होती है डंबलाकार और डी की संरचना होती है दोस्तों डबल डंबलाकार। कैसी होती है? डबल डंबलाकार, है ना। और डबल डंबलाकार होती है, इस तरीके से भी हो सकती है, ऐसी, है ना, इस तरीके से कि डबल डंबल के आकार की होती है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब अगला क्वेश्चन भी आ रहा है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में दिया पी कक्षा का आकार होता है, तो अब भी हल होता है कैसा होता है दोस्तों? डंबलाकार होता है ना। भाई डी कक्षा की बात करते हैं, देखिए 47 क्वेश्चन, तो आप लोगों को बताना है 47 कैसा है? डबल डंबलाकार रहता है। भाई एफ कक्षा का आकार की बात करेगा आप, देखिए एफ कक्षा के आकार होता है, एफ कक्षा का आकार होता है जटिल, गोलाकार, डंबलाकार, वृत्ताकार। तो देखिए दोस्तों जो एफ कक्षा का आकार रहता है वो जटिल होता है। कैसा होता है दोस्तों? जटिल। तो आप लोगों को ध्यान रखना है ना। एस का कैसा रहेगा? गोला, पी का डंबलाकार और डी का डबल डंबलाकार, है ना। इस तरीके से मान सकते हैं अपन, सॉरी इस तरीके से, ये इस तरीके से और ये इस तरीके से, ठीक है ना। और उसका रहेगा एफ का रहेगा जटिल। तो ये संरचनाओं पे ऐसे एक क्वेश्चन आ सकता है। 1s², 2s², 2p6 किस तत्व का विन्यास है? देखिए 2, 4 और 2, 6 किसका है दोस्तों? 8 हो गए। 8 किसका होता है दोस्तों? ऑक्सीजन का होता है, ध्यान रखना है। 8 किसका होता है? ऑक्सीजन का होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या? पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? अब पोटेशियम का सबसे पहले हमें पता होना चाहिए परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या है दोस्तों? जल्दी से, है ना। जब परमाणु क्रमांक पता होगा तो ही हम निकाल पाएंगे। देखिए पोटेशियम मतलब के का कितना होता है दोस्तों? 10, 16 और 1, 8, 2 कितना होता है दोस्तों? पोटेशियम की यदि हम बात करते हैं तो पोटेशियम का रहेगा शायद 19। कितना रहता है? 19, है ना, 19 रहता है। इसलिए कह रहा हूं कि परमाणु क्रमांक आप लोग याद रख लें। देखिए जब 19 रहेगा, देखिए पहली कक्षा में कितने आएंगे? 2,
फिर जाएंगे 8, फिर 8 है ना, कितना होगा 8 8 16 17 18 और 1 19। क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पर देख लो किसका है 19, है ना। यहाँ पर इसकी बात करते हैं, 2 10 और 7 17, 17 और 1 18 हो रहा है, ठीक है। और ये गलत है क्योंकि ये 8 जाता है यहाँ पर, तो ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर 2 8 9, ये भी गलत है। देखिए 2 8 2, ये एक ये सही है, तो ये किसका है, देखिए 10 और 2 12, 12 होता नहीं है ना। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, पोटेशियम बराबर 19। अब पूछा जा सकता है पोटेशियम की संयोजकता कितनी होती है, तो देखिए 2 8 8, ये तो सही भरे हैं, है ना। एक है ना, तो पोटेशियम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, जब किसी को देगा तो +1 संयोजकता होती है। पोटेशियम का संयोजकता क्या हो सकती है, +1 संयोजकता हो सकती है। अब उसके बाद आता है क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्याओं पर आते हैं, क्वांटम संख्याओं की संख्या होती है कितनी होती है, जो क्वांटम संख्याएं रहती हैं दोस्तों, है ना, वो आपको बताना है कि कितनी होती है क्वांटम संख्याओं की संख्या। क्वांटम संख्याओं की संख्या की बात करें तो क्वांटम संख्या 4 होती है। कितनी होती है, 4, है ना। 4 आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। मुख्य क्वांटम संख्या n क्या दर्शाती है ना। जो n है वो क्या दर्शा, कक्षा का आकार, कक्षीय ऊर्जा, ऊर्जा व त्रिज्या, इलेक्ट्रॉनों की गति या फिर स्पिन। तो आप लोगों को आंसर बताना है कि मुख्य क्वांटम संख्या, जो मुख्य क्वांटम संख्या है वो क्या दर्शाती है। आप लोग डायरेक्ट इसका आंसर बताएं, है ना। तो क्या बताता दोस्तों, जो कक्षा है ना, कक्षा की ऊर्जा व त्रिज्या, कक्षा की ऊर्जा और त्रिज्या बताती है ना। जो मुख्य क्वांटम संख्या n है वो कक्षा की ऊर्जा और त्रिज्या बताती है। अब बात आता है कोणीय क्वांटम संख्या, है ना। n का मान किस पर निर्भर करता है, जो अब देखिए ये कोणीय क्वांटम संख्या कौन सी होती है, l का मान किस पर निर्भर करता है, ये आप लोगों को बताना है किस पर निर्भर करता है। देखिए n पर, है ना, m पर, s पर कोई नहीं है ना। तो क्वांटम संख्या कितनी होती है दोस्तों, क्वांटम संख्या देख लो 4 होती है, l m n, है ना, s और s, ये 4 क्वांटम संख्या आप लोगों की होती है ना। तो जो कोणीय क्वांटम संख्या है l का मान n पर निर्भर करता है, किस पर करता है दोस्तों, n पर निर्भर करता है। यदि n बराबर 3 हो तो l के मान होंगे। अब बताना है कि यदि n बराबर 3 है, देखिए जब n बराबर 3 है तो आप लोगों को बताना है कि l के मान होंगे a बराबर 0 1 2, है ना, b में 0 1, सी में 1 2 3 और 2 3। तो आप लोग देखिए ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए थे वहां पर। तो क्या हो सकता है, देखिए जब n का मान 3 है तो क्या हो सकता है, l का मान या तो 0 हो सकते हैं, या 1 हो सकते हैं, या 2 हो सकते हैं, ये मान आपके संभव हो सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद l बराबर 0 किस कक्षा को दर्शाता है, जो l बराबर 0 है किस कक्षा को दर्शाता है, s को, p को, d को, f को। तो आप लोगों को बताना है जब l का मान 0 होता है तो वह किस कक्षा को दर्शाता है। जब s का मान 0 होता है तो दोस्तों s कक्षा को दर्शाता है ना। किस कक्षा को दर्शाता है, s कक्षा को दर्शाता है। जब l का मान 1, l बराबर 1 किस कक्षा को दर्शाता, अब आपको बताना है। देखिए जब l का मान 0 था तो किस कक्षा को दर्शाता, 1 था तो किस कक्षा को दर्शाएगा। ये सारी चीजें आप लोगों को बताते चलना है। तो इसका सही आंसर आप लोगों को देना है, ठीक है ना, S P D F। तो जल्दी जल्दी आप लोग सोचिए क्योंकि ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ चुके हैं, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये पी कक्षा को दर्शाएगा। देखिए एल का मान जब 0 होता है तो एस कक्षा को, जब पी होता है तो पी कक्षा 1 होता है तो पी को दर्शाता है। अब देखिए अब उसके बाद आता है एल का मान 2 हो। देखिए दोस्तों एल का मान 2 हो तो वह किस कक्षा को दर्शाता है। जब एल का मान पी 2 हो तो दोस्तों किस कक्षा को, एस को, पी को, डी को, एफ को। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, जब एल का मान 2 हो तो किस कक्षा को दर्शाएगा, तो किस कक्षा को दर्शाएगा दोस्तों, डी। देखिए आप लोग ध्यान रख लें कि जब एल का मान 0 होता है, एल बराबर 0 होता है तो एस कक्षा को, एल बराबर 2 होता है तो एल बराबर 1 होता है तो पी को, है ना। और वहीं एल बराबर एल का मान कितना हो, 2 होता तो क्या किसको दर्शाता है, डी को।
और L बराबर जब होगा 3 तो किसको दर्शाएगा, F को दर्शाएगा, F कक्षा को दर्शाएगा। तो ये आप लोग फार्मूला पूरा याद रख लें। जब L का मान 3 होगा दोस्तों तो किस कक्षा को दर्शाएगा, ये F को दर्शाएगा। ये सारी चीजें यहाँ से क्लियर हो गई यदि पहले क्लियर नहीं थी, है ना। इसके बाद हम बात करते हैं आगे चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या है, देखिए चुंबकीय क्वांटम संख्या M क्या बताती है। जो चुंबकीय क्वांटम संख्या देखिए S है ना, SLM, एक मिनट, ठीक है। देखिए जो चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या होती है, SPDF ये होती हैं, SPDF होती हैं, है ना। अब वो पूछ रहा है चुंबकीय क्वांटम संख्या, है ना, M क्या दर्शाए, M क्या दर्शाती है ना। एक मिनट, क्या है यहाँ पर, ठीक है। चुंबकीय क्वांटम संख्या M क्या दर्शाती है, आप लोगों को बताना है। ऊर्जा स्तर, कक्षा की स्थिति व दिशा, है ना, स्पिन या कक्षाओं का आकार। जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है दोस्तों, चुंबकीय क्वांटम संख्या आप लोग को बताना है क्या दर्शाती है। तो यहाँ पर आप लोग बताएं क्या दर्शाती है ना। चुंबकीय क्वांटम संख्या की बात करें, कक्षा की स्थिति एवं दिशा, कक्षा की स्थिति एवं दिशा क्वांटम संख्या दर्शाती है, ठीक है ना। क्वांटम संख्या कक्षा की स्थिति एवं दिशा दर्शाती है। स्पिन क्वांटम संख्या S के कितने मान होते हैं। जो स्पिन क्वांटम संख्या रहती है ना, S को क्या बोलते हैं दोस्तों, स्पिन क्वांटम संख्या। स्पिन क्वांटम संख्या S के मान बताना है। S के मान कितने होते हैं, तो S के 2 मान होते हैं, ठीक है ना। कितने मान होते हैं, 2 होते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और नियम। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन विन्यास, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब क्वेश्चन है पाउली अपवर्जन सिद्धांत किसने दिया था। जो पाउली का अपवर्जन सिद्धांत किसने दिया था, तो देखिए पाउली का अपवर्जन सिद्धांत सीधी बात है पाउली ने दिया होगा, श्रोडिंगर, बोर ने, डी ब्रॉयल ने, ठीक है ना। तो आप लोगों को देना है कि पाउली का अपवर्जन सिद्धांत पाउली ने दिया। देखिए डी ब्रॉय या डी ब्रॉगली, है ना, डी ब्रॉगली, ठीक है ना। तो आप उससे याद रख ले। पाउली के सिद्धांत के अनुसार एक ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। देखिए पाउली के सिद्धांत के अनुसार एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 1 2 है ना 3 4। तो पाउली का जो सिद्धांत कहता है उसमें एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो देखिए दोस्तों एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ऑर्बिटल कुछ इस तरीके का होता है, देखिए इस तरीके का, एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ से, एक तरफ इस तरफ से, है ना। यदि ऊर्जा बढ़ती है तो ऊपर की ओर दर्शाता है, यदि ऊर्जा घट रही है तो नीचे की ओर। तो ये ध्यान रखना है कि पाउली के अनुसार क्या है, ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। हुंड के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन किस प्रकार भरते हैं। देखिए युग्मित होकर, समांतर स्पिनर के साथ, विपरीत स्पिनर के साथ, बिना स्पिन के साथ। तो देखिए जो हुंड ने नियम दिया था, हुंड के नियम अनुसार, देखिए हुंड के नियम अनुसार किस प्रकार ये भरते हैं। तो हुंड ने कहा था कि समांतर स्पिनरों के साथ, जो हुंड का नियम था वो समांतर स्पिनरों के साथ, ठीक है ना। कैसे भरते हैं, समांतर। हुंड के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन किस प्रकार भरते हैं, तो समांतर स्पिनर नियम के अनुसार। किसके द्वारा दोस्तों, समांतर स्पिनर नियम के अनुसार, ठीक है। अब बात करते हैं ऑफ-बाहु। ऑफ-बाहु सिद्धांत किससे संबंधित है। देखिए जो ऑफ-बाहु का सिद्धांत है, ऑफ-बाहु सिद्धांत किससे संबंधित है, इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा के आधार पर भरने का क्रम, नाभिकीय बल, स्पेक्ट्रा या फिर प्रोटॉन संख्या। तो देखिए ऑफ-बाहु का सिद्धांत था, ऑफ-बाहु ने जो सिद्धांत दिया था उसमें क्या था दोस्तों कि इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा के आधार पर भरने का क्रम। देखिए जो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा के आधार पर भरने का क्रम उन्होंने दिया था। उसके बाद देखते हैं किस नियम से कक्षाओं का भराव क्रम ज्ञात होता है। किस नियम से कक्षाओं का भराव क्रम ज्ञात होता है ना, N+L नियम से, हुंड नियम से, पाउली नियम से, या फिर न्यूटन का नियम से। तो आप लोगों को जल्दी जल्दी आंसर देना है। इसका क्या है, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें तो N+L, जो N+L नियम से इलेक्ट्रॉनों कक्षाओं का भराव ज्ञात होता है। यदि N+L समान हो तो कौन सा स्तर पहले भरेगा। देखिए यदि N और L का स्तर
N+L समान हो तो कौन सा स्तर सबसे पहले भरेगा, ये आप लोगों को आंसर देना है, आंसर देना है। तो क्या है देखिए, अधिक n है ना, कम n, अधिक l, कोई नहीं। देखिए दोस्तों, जब N+L होता है तो सबसे होता स्तर सबसे पहले भरेगा कम n भरेगा, कम n पहले भरेगा, ठीक है ना। अब उसके बाद आता है समस्थानिक और संभारिक, समस्थानिक और संभारिक से, ठीक है ना। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, जो हाइड्रोजन के होते हैं दोस्तों, अभी हाल बताया था कितने समस्थानिक होते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। हाइड्रोजन कितने होते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन के 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, है ना। ड्यूटेरियम, ट्रिटेरियम, है ना, ये, ठीक है ना। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम देखिए, प्रोटेनियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटेनियम, ठीक है ना, ध्यान रखना है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, प्रोटेनियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटेनियम, H1, H2, H3 दोनों, A और B दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोनों ये है, दोनों इसका नाम प्रोटेनियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटेनियम होता ही है दोस्तों। और उनके यदि हम बात करें तो ये उनके सूत्र है ना, H1, H2, H3, ठीक है, तो दोनों, ठीक है ना। कार्बन के प्रसिद्ध समस्थानिक कौन से हैं, अब आपको बताना है कि कार्बन के प्रसिद्ध समस्थानिक कौन से हैं, है ना, प्रसिद्ध समस्थानिक कौन से हैं, है ना। तो C12, C14, C10, C14, C12, C13, A और C दोनों, ठीक है ना। यदि हम बात करते हैं, देखिए कार्बन के जो प्रसिद्ध समस्थानिक हैं वो ये हैं, C12, C14, C12, C13, ये प्रमुख समस्थानिक है, ठीक है ना, प्रसिद्ध समस्थानिक है। अब उसके बाद बात करते हैं अगला, देखिए रेडियो कार्बन डेटिंग किस समस्थानिक पर आधारित है दोस्तों। जो रेडियो कार्बन डेटिंग है वो किस समस्थानिक पर से संबंधित है, जिससे C12, C14, C13, C11, है ना, जो आप लोगों को बताना है कि किससे संबंधित है। तो इसकी हम बात करते हैं तो कार्बन 14, देखिए जो कार्बन 14 का उपयोग हमें पुरानी, वर्षों पुरानी चीजों का पता लगाने में किया जाता है। जैसे मान लीजिए जो हम किसमें दोस्तों, हमारे उसमें पुरातत्व विभाग में कार्बन 14 के द्वारा हम पता लगा पाए कि सिंधु घाटी की सभ्यता कितनी पुरानी है या कौन सी सभ्यता कितनी पुरानी है। तो ये आपको ध्यान रखना। संभारिक का उदाहरण है, संभारिक, देखिए संभारिक क्या होता है, जिसके परमाणु द्रव्यमान समान हो और परमाणु क्रमांक अलग अलग हो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये परमाणु द्रव्यमान बताएगा आपका, ये परमाणु क्रमांक बताएगा। तो आप लोग देख लो, है ना, कौन दिख रहा है, ये है क्या, है ना, देखिए ये दोनों है क्या, हाइड्रोजन हीलियम है क्या, ऑक्सीजन फ्लोरीन है क्या, या फिर नियोन और सोडियम है। तो आप लोगों को बताना है कि संभारिक कौन दिख रहा है आप लोगों को, तो वो आप लोग फटाफट जल्दी से आंसर बता दीजिए। यहाँ पर संभारिक क्या दिख रहा है, देखिए ये द्रव्यमान बताएगा, तो ये दोनों के द्रव्यमान सेम है ना। अब क्रमांक कुछ भी हो, आंसर ये हो जाएगा। अब इसमें बताना है N14 और C14 किसके उदाहरण है, देखिए नाइट्रोजन 14 और कार्बन 14 किसके उदाहरण है। देखिए ये ऊपर वाला द्रव्यमान बता, मतलब भार बताता है, तो किसके उदाहरण दोस्तों, संभारिक के उदाहरण है, ठीक है ना, ये आप लोगों को ध्यान रखना। अब बात आता है परमाणिक स्पेक्ट्रा, परमाणविक स्पेक्ट्रा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में लाइनमैन श्रृंखला कहां से उत्पन्न होती है, आप लोग को याद रखना है, लाइनमैन श्रृंखला कहां से उत्पन्न होती है, n=1 से n=2 से n=3 n=4। जल्दी जल्दी सोचकर जल्दी जल्दी आंसर बताइए, तो कहां से होगी दोस्तों। यदि हम बात करते हैं तो ये कहां से होती है दोस्तों, क्या हो जाएगा, n=2 से। जो हाइड्रोजन है स्पेक्ट्रा में लाइनमैन श्रृंखला, जो लाइनमैन श्रृंखला होती है वो कहां से होती है दोस्तों, कहां से होती है लाइनमैन श्रृंखला, सॉरी बी नहीं, ये ए से, मतलब n=1 पर ये होती है, ठीक है ना। अब बात करते हैं बल्मर श्रृंखला कहां से उत्पन्न होती है। यदि हम बल्मर श्रृंखला की बात करें तो जल्दी से बताइए, बल्मर श्रृंखला कहां, आप लोगों की बल्मर श्रृंखला कहां से उत्पन्न होगी, कहां से बल्मर श्रृंखला की बात करें, n=1 से n=2 से n=3 से n=4 से। तो जो बल्मर श्रृंखला होती है n=2 से उत्पन्न होती है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, पाश्चेन श्रृंखला कहां से उत्पन्न होती है। जो पाश्चेन श्रृंखला रहती है दोस्तों वो कहां से उत्पन्न होती है, इसका सही आंसर आप लोगों को सोच के रखना है ना, कहां से उत्पन्न होती है। देखिए n=2 से n=3 से n=4 से n=5 से, तो क्या है इसका आंसर, तो n=3 से जो होती है पाश्चेन श्रृंखला। वही बात करते हैं ब्रैकेट श्रृंखला कहां से उत्पन्न होती है।
मोस्ट आईएमपी है ब्रैकेट श्रृंखला। देखिए ब्रैकेट श्रृंखला कहाँ से उत्पन्न होती है, जल्दी से आप लोगों को आंसर सोचना है। ब्रैकेट श्रृंखला कहाँ से उत्पन्न होती है, n बराबर 4 से, n बराबर 3 से, n बराबर 5 से, n बराबर कितने से, 6 से। तो क्या आंसर हो जाएगा, n बराबर 5 से। जो ब्रैकेट श्रृंखला है n बराबर 5 से उत्पन्न होती है, ठीक है ना। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। देखिए जल्दी जल्दी करना है क्योंकि टाइम बहुत लंबा हो रहा है। प्राफुंड श्रृंखला कहाँ से उत्पन्न होती है, जो प्राफुंड श्रृंखला है दोस्तों, प्राफुंड श्रृंखला कहाँ से उत्पन्न होती है, तो प्राफुंड श्रृंखला कहाँ से उत्पन्न, n बराबर 5 से, n बराबर 4 से, n बराबर 6 से, n बराबर 7 से। तो जल्दी से आप लोग दीजिए अपना आंसर, टिक करिए। n बराबर कहाँ से होती है, n बराबर 5 से यह श्रृंखला प्रफुंड कहाँ से होती है, n बराबर 5 से। वल्मर श्रृंखला H अल्फा किस संक्रमण से उत्पन्न होती है, जो वल्मर श्रृंखला रहती है H अल्फा किस संक्रमण से उत्पन्न होती है, 3-2 से, 4-2 से, 2-1 से या फिर 5-2 से। तो आप लोगों को बताना है कि जो वल्मर श्रृंखला है वो किससे उत्पन्न होती है, ये 3-2 से उत्पन्न होती है। लाइनमैन श्रृंखला किस क्षेत्र में होती है, जो लाइनमैन श्रृंखला होती है, देखिए पराबैंगनी है ना, दृश्य, अवरक्त या एक्सरे। तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। अब भी हाल क्वेश्चन पढ़ा था ये, है ना, कहां से उत्पन्न होती है दोस्तों, तो ये पराबैंगनी से उत्पन्न होती है। पाश्चन श्रृंखला किस क्षेत्र में होती है, तो जो पाश्चन श्रृंखला होती है किसमें, बैंगनी, पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त या फिर गामा। तो जल्दी जल्दी आंसर, ये भी हमने अब भी हाल 5 मिनट पहले ही पढ़ा था, है ना। तो क्या होगा दोस्तों, दृश्य से, है ना, पाश्चन दृश्य होती है, ठीक है ना। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। अन्य महत्वपूर्ण, अब महत्वपूर्ण आते हैं, है ना, क्या है, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति किसने बताई, जो तरंग प्रकृति जो बताई दोस्तों किसने बताई थी, डी ब्रोगली ने बताई थी। किसने बताई थी दोस्तों, डी ब्रोगली ने। जो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति किसने बताई दोस्तों, डी ब्रोगली ने बताई। इलेक्ट्रॉन का तरंग समीकरण किसने दिया, तो देखिए जब डी तरंग प्रकृति डी ब्रोगली बताएगा तो दोस्तों तरंग इलेक्ट्रॉन का तरंग समीकरण किसने दिया, तो ये श्रोडिंगर ने दिया था, है ना। डी ब्रोगली ने तरंग प्रकृति बताई, जबकि समीकरण किसने दिया, श्रोडिंगर ने दिया था। अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया, अनिश्चितता, देखिए अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया, हाइजेनबर्ग ने, डी ब्रोगली ने, श्रोडिंगर ने डिस्कस। ये क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों, इनको तो अब आप लोगों को रिवीजन में मारना है। तो किसने दिया दोस्तों, हाइजेनबर्ग ने दिया। कौन सा सिद्धांत कहता है कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग एक साथ निश्चित नहीं किया जा सकता, ये नया क्वेश्चन है ना। कौन सा सिद्धांत कहता है कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग एक साथ निश्चित नहीं किया जा सकता, हंड कहता है, पाउली कहता है, अनिश्चितता का सिद्धांत कहता है, अफबाउ का सिद्धांत कहता है। तो ये आप इसका आंसर आप लोगों को देना है। ये क्वेश्चन में हमारे 1 लाइनर सीरीज का ये क्वेश्चन है। तो अनिश्चितता का सिद्धांत कहता है, क्या कहता है कि कौन सा सिद्धांत यह कहता है कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग एक साथ निश्चित नहीं किया जा सकता, तो ये अनिश्चितता का सिद्धांत है। उसके बाद बात करते हैं 3p कक्षाओं में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। देखिए जो 3p रहती हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। देखिए 3p की बात कर रहे हैं, तो ये 3p पे जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो सकते हैं दोस्तों, तो 3p पे अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 3p पर दोस्तों कितने हो सकते हैं, अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं आगे 3D कक्षाओं में। देखिए 3D कक्षाओं में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, अधिकतम जो 3D कक्षा है अधिकतम उसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, है ना। 4f कक्षाओं में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। यदि हम 4f की बात करें तो दोस्तों 4f कक्षाओं में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 4f कक्षाओं में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। आप लोग ये डायरेक्ट याद रखना है। 2p कक्षा का आकार होता है, जो हमारी 2p कक्षा है दोस्तों उसका आकार कैसा होता है आपको, तो देखिए अब भी हाल तो बताया था, जो p रहेगा s, देखिए s p d f, है ना। s का आकार रहता है गोल, p का रहता है डंबलाकार, d का रहता है डबल डंबलाकार, है ना, f का रहता है कैसा, मतलब जटिल। तो p का पूछा है का आकार कैसा रहेगा, तो दोस्तों डंबलाकार रहेगा, ठीक है ना, p का आकार डंबलाकार रहेगा। किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है, जो मान लो किसी भी कोई कक्षा में है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। ये फार्मूला आप लोगों को डायरेक्ट याद रखना, 2n स्क्वायर, है ना, 2n स्क्वायर।
कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। जो कैल्शियम रहता है दोस्तों उसका इलेक्ट्रॉन आप लोगों को बताना है कि इलेक्ट्रॉन कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन तो कितना होता है दोस्तों, देखिए कितना होता है उसका 18 होता है। कितना होता है? 20 होता है। कैल्शियम कितना होता है? तो देखिए कितना है कैल्शियम का? कैल्शियम का शायद 20 है ना। तो 20 कहाँ आ रहा है देख लो दोस्तों। पहले तो उनको हटा दो जो गलत है। देखिए ये गलत है, इसकी हट गया है ना, ये ठीक है, ये ठीक है। तो कैल्शियम का कितना होता है? यहाँ पे देख लो 2 4 10 और 18 2 20, ये आंसर है। ठीक है ना, ये होना चाहिए आंसर कैल्शियम को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तभी हो पाएंगे दोस्तों जब आपको परमाणु क्रमांक याद हो जाएंगे। तो परमाणु क्रमांक आप लोग याद कर ले, परीक्षा पर आधारित तथ्य प्रश्न लिख ले, है ना। सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। देखिए सोडियम, अब हमें याद रखना है कि सोडियम आयन का हमें बताना है कि कितना है। प्लस है, मतलब देखिए प्लस दिया, प्लस है इसका मतलब क्या है? देखिए प्लस आयन है, इसका मतलब +1 दिख रहा ना, इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, है ना। वैसे इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों? 11 होता है। अब 1 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया तो इसका कितना बचेगा? इसका बचेगा 10। अब 10 देख लो, इसमें कितने हैं? 2 और 8 10 और 1 11 होता तो ये नहीं होगा, है ना। इसका 10 और 2 12 हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा। इसका 10 और 2 हो रहा है, इसका आंसर ये है। ठीक है ना। देखिए थोड़ा सा समझ ले, यदि मान लो किसी के ऊपर ये n है, n के ऊपर +1 लगा, इसका मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। इसका इलेक्ट्रॉनिक जो परमाणु क्रमांक था, सॉरी इसका परमाणु क्रमांक कितना था? 10 था, है ना। कितना था? सॉरी 11 था। कितना था दोस्तों? 11 था। अब 11 में से 1 इलेक्ट्रॉन ये दे चुका, यदि प्लस लगा है तो अब इसका परमाणु क्रमांक 10 बचेगा। ध्यान रखना, यदि मान लो इस पे ये प्लस नहीं लगा होता तो इसका 11 था, अब इसने दे दिया तो मतलब इसका कितना है? 10 है। ठीक है ना। वही बात करते हैं, यदि मान लो कोई संख्या है, जैसे मान लो क्लोरीन की बात करें हम, क्लोरीन पे माइनस लगा है, माइनस लगा है, इसका मतलब है जैसे क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है लेकिन इसने 1 माइनस लगा है, इसका मतलब है यदि देखिए इस पे माइनस लगा है तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका 18 हो जाएगा। मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी का रखे हुए है अंदर। तो आप लोग ध्यान रखना, यदि चिन्ह लगे हैं तो उस हिसाब से उनका परमाणु क्रमांक बताते हैं। n परमाणु में कितने प्रोटॉन होते हैं? देखिए n परमाणु में, अब n परमाणु में आप लोगों को बताना, जो क्लोरीन का आ गया, देखिए क्लोरीन आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा दोस्तों? अब क्लोरीन आयन का है तो देखिए क्लोरीन का कैसे कितना रहता है दोस्तों? 17 रहता है। लेकिन दोस्तों एक ये देखिए, एक ये रखे हैं माइनस, तो कितना हो जाएगा? 18। अब 18 हमें ढूंढना है तो कितने हो जाएंगे? 2, देखिए 2 8 10 और 8 18, क्या आंसर हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो बड़े इजी तरीके से बी इसका आंसर हो जाएगा। n परमाणुओं में कितने प्रोटॉन होते हैं? जो n परमाणु रहते हैं उसमें कितने प्रोटॉन होते हैं, है ना। जहां z बराबर, देखिए z बराबर 7 है, जब z बराबर 7 है तो प्रोटॉन भी 7 होंगे। ठीक है ना, जब z बराबर 7 है तो। ठीक है ना। परमाणु z बराबर 8 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। अब z बराबर 8 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे दोस्तों? ये आप लोगों को बताना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सॉरी O परमाणु n परमाणु में, मतलब ऑक्सीजन परमाणु में, अच्छा ये है सॉरी ऑक्सीजन परमाणु में, है ना। ऑक्सीजन परमाणु की बात कर रहा है, वहां पर नाइट्रोजन परमाणु की बात कर रहा है। ठीक है ना। अब देखिए ऑक्सीजन परमाणु में Z बराबर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये आप लोगों को बताना है ना। तो कितने होंगे दोस्तों? यदि हम बात करते हैं तो कितने होंगे दोस्तों? इसमें 8 होंगे, है ना, क्योंकि इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16। 8 जब क्रमांक है ना, परमाणु द्रव्यमान वो है तो ये निकल आएगा। मैग्नीशियम, देखिए मैग्नीशियम 8 Mg+2 आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? अब सबसे पहले तो देखिए हमें इसकी परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। जब तक आप लोग परमाणु क्रमांक याद नहीं करेंगे तब तक ये नहीं निकाल पाएंगे, है ना। तो Mg+2 में कितने होते हैं दोस्तों? 10 होते हैं। ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं परमाणु का आयतन। देखिए परमाणु का आयतन मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? जो परमाणु रहता है उसका आयतन मुख्यतः किस पर निर्भर करता है, ये आप लोगों को बताना है। इलेक्ट्रॉनों पर, द्रव्यमानों पर, न्यूट्रॉनों पर, नाभिक पर। तो आप लोग बताना तो ये इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करता है। इस तरीके से दोस्तों ये आप देख लीजिए, क्योंकि लाइट जा चुकी है, वीडियो कभी भी खत्म हो सकता है। दोस्तों ये था वीडियो, आप लोग कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। साथ ही अभी तक चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों इनकी ये हैं, और इसके नीचे आप लोगों की आंसर की भी दे दी है मैंने, तो ये आंसर की भी आप लोग देख लें, इसका फोटो खींच ले या कर ले, तो इससे भी आप लोग पूरा कर ले। और दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आप कोई वन लाइनर श्रृंखला से कर ले क्योंकि रिवीजन टाइम है, तो दोस्तों मेरा मोबाइल नंबर 7828 पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। देखिए 7828657271 पर आप मैसेज कर सकते हैं, और वहां से आप लोग व्हाट्सएप पे लिखना है कि वन लाइनर रिवीजन सीरीज चाहिए, तो आप ले सकते हैं, और 3 से 4 दिन में आप रिवीजन करके बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लीजिए जय भारत।